हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को वन शॉट में कवर। और यहाँ पे जो चैप्टर होने वाला है, ऐसा नहीं है कि वन शॉट का मतलब जो भी चीजें हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे, हर चीज को हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, बट एक ही लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा कि चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे हम किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आपके पास आप लोगों ने देखा होगा शादी पार्टी में एक जनरेटर यूज होता है। वो जनरेटर में क्या होता है, उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे, है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यानी इट मींस मैकेनिकल एनर्जी जो है वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो उस केस में क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वहीं अगर हम अपने पास जो सेल होते हैं, बैटरी होती है, उनकी बात करें तो वहां पे केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि किससे प्रोड्यूस हो रही है, किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूस होकर अपने पास आ रही है। अब अपने पास सबसे पहले आता है कि डिस्कवरी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस बेसिक के लिए अपने लिए हो जरूरी है। तो डिस्कवरी कैसे हुई, तो अराउंड 600 बीसी, 600 बीसी के अराउंड। तो एक साइंटिस्ट थे थेल्स ऑफ माइलेटस, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ये चीज कि एक एम्बर नाम का सब्सटेंस था, जब उसको रब किया गया वूल के साथ, तो उस एम्बर ने, इट मींस मान लो ये सब्सटेंस है, इसको ऐसे वूल के साथ जब रब किया तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, डस्ट पार्टिकल्स, क्लॉथ के टुकड़े अट्रैक्ट होने लगे। तो उससे पता चला कि किसी भी मैटर के पास एक और प्रॉपर्टी होती है ना। किसी भी मैटर के पास एक नई प्रॉपर्टी का पता चला कि एक और प्रॉपर्टी होती है जो किसी दूसरे टाइप के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपने से दूर भगा रही है। इट मींस वहां से कुछ इंटरेक्शन पता चला, दूसरे पार्टिकल के साथ भी कुछ इंटरेक्शन होता है। तो उसके बाद डिस्कवरी हुई हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे पहले डिस्कवरी जो हुई थी वो हुई पहले चार्ज की, फिर चार्ज से धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़े। तो ये था अपना चैप्टर का इंट्रो। तो सबसे पहले जैसे कि बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, कि सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ, एक प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे कि मास, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो मास भी एक क्या होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी दूसरे पार्टिकल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये एक चार्ज है, मान लेते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, दोनों ले सकते हैं हम, मर्जी अपनी है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इसके चारों तरफ का रीजन है। ठीक है, तो इस रीजन पर जैसे हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं, अब मैंने यहाँ पे अगर पॉजिटिव रख दिया और एक रख दिया यहाँ पे नेगेटिव, तो या तो ये इसको रिपेल करेगा अपने से दूर या फिर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, बाकी जो पार्टिकल्स हैं ये उसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन में दो टाइप की फोर्स यहाँ पे आ गई है अपने पास, एक हो गई है अट्रैक्शन और दूसरी हो गई है रिपल्सन। ठीक है, तो ये फोर्स इस पे एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मींस फंडामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से। क्लियर। चलिए अब एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। क्यों, क्योंकि चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो उसकी वजह से ही इनका नाम पड़ा, इसकी एसआई यूनिट पड़ी कूलम्ब। अब चार्ज जो होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, जैसे कि हमें बेसिकली सबको पता है ये बात। दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, जब इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है। तो कैसे, इसका बेसिक सा छोटा सा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे कि सोडियम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 1, तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लूज कर देता है, राइट, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसके पास आ जाता है Na+। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया पॉजिटिव। वही नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको लूज कर रहा होगा, अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं
तो क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 7। तो ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो उसके पास आ गया एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो जो देता है और नेगेटिव चार्ज वो जो लेता है। क्लियर? तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गए अपने पास। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी समझना है तो देखिए यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले, अट्रैक्ट्स ऑपोजिट और रिपेल्स लाइक। इसका मतलब क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। देखिए ये रहे ऑपोजिट चार्जेस, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें कौन सा है, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। वहीं जो सेम चार्ज होंगे, इधर भी देखिए ऑपोजिट है दोनों, ठीक। वहीं जो लाइक चार्ज होंगे, लाइक मतलब सेम चार्जेस, सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अपने से दूर भगाएंगे। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसको और ये इसको धक्का मारेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इसको धक्का मार रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, बट पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कि लाइक चार्ज रिपेल्स और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी created nor destroyed, it simply transferred from one body to another and total charge remains constant। क्या करा, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम खत्म कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, एक बॉडी को, ये एक बॉडी है, इसको जब कांटेक्ट में लेके आते हैं दूसरी बॉडी के, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर होता है, और जब ये ट्रांसफर होता है तो टोटल चार्ज जो रहेगा वो रहेगा कंजर्व। देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे तराजू का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 5 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट वन है चार्ज इज क्वांटाइज। अब चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे जरा समझते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब होता है कि मान लेते हैं एक छोटा सा अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते थे, Ne, तो चार्ज Q इक्वल्स टू Ne, यही होता है क्वांटाइजेशन। इट मींस जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। चार्ज जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। नेक्स्ट वन है अपने पास चार्ज इज एडिटिव या चार्ज फॉलोज एडिटिव लॉ। अब एडिटिव लॉ क्या कहता है, इसका एग्जांपल समझते हैं जरा। ये बहुत बड़ी एक बॉडी है अपने पास, ठीक है, तो इसके पास चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसे करते करते, तो इसका अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इस पूरी बॉडी का जो टोटल चार्ज है उसको अगर फाइंड आउट करना है, वो टोटल चार्ज जो ये इंडिविजुअल चार्ज है इन सबके सम के बराबर होगा, उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन एडिटिव लॉ या चार्ज इज एडिटिव। देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, तो लेफ्ट साइड को लिख दिया Q1 प्लस Q2 और राइट साइड को लिख दिया Q2 प्लस Q1। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q1, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, यहाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये कर दिया 0। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है, तो टोटल नेगेटिव इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव। तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो सबको ऐड कर देंगे, तो एल्जेब्रिक सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज के बराबर। क्लियर, चलो इसको नोट करते रहो साथ साथ, ठीक है। अब आता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो हमारे पास 2 तरह के यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर।
अब कंडक्टर्स तो वो होते हैं जिसके अक्रॉस क्या होता है, जो इजिली चार्जेस को फ्लो होने में हेल्प करते हैं या इजिली चार्ज को फ्लो होने देते हैं। और ऐसा होता क्यों है, तो ये बेसिकली सारे मेटल्स इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो सारे मेटल्स आर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। ऐसे इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है ये, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो कंडक्ट। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि ये जैसे मेटल है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत नेग्लिजिबल लगा रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर जो ये फोर्स लग रही है, इनके जो नेबर एटम के साथ फोर्स लग रही है वो बहुत नेग्लिजिबल लग रही है, इसलिए ये कंडक्टर्स है या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहीं इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इजिली चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, ठीक है। इसके पीछे का मेन रीजन हो जाएगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और एग्जांपल हो गए सारे नॉन मेटल्स, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो क्या है ये हो गए एक दूसरे के साथ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को उन्होंने बांधा हुआ है एक दूसरे को, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। और ये मूव नहीं कर पा रहे हैं तो चार्ज जो है ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? तो ये है हमारे पास कंडक्टर, दूसरा है हमारे पास इंसुलेटर्स। क्लियर? चलो अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समझनी है तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड से जल्दी समझ में आता है क्योंकि हम लोगों ने क्या है, मैग्नेट देखा हुआ है। अगर आप लोगों ने मैग्नेट देखा होगा तो अब जरा मैं समझाता हूँ मैग्नेट का, ठीक है। तो क्या होता है, अगर कोई मैग्नेट है, मान लेते हैं ये अगर कोई मैग्नेट है यहाँ, तो उसके जो इफेक्ट होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी रेंज जो होती है वो एक लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है ना कि ये मैग्नेट है तो और मैं दूसरी मैग्नेट को यहाँ रख दूं या कोई मेटल पीस यहाँ रख देता हूँ लोहा, वो इसको यहाँ से अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ कुछ लिमिटेड स्पेस पे ही, इट मींस लिमिटेड रीजन पे ही वो क्या कर सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो वैसे ही चार्ज होता है, चार्ज भी क्या करता है कि एक लिमिटेड रीजन तक दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है। उसे कहते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वो स्पेस किसी चार्ज के चारों तरफ जिसमें दूसरे चार्ज पे क्या लगता है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है दूसरा चार्ज, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये, ठीक है। इसके चारों तरफ का वो रीजन, अब ये रीजन जो होगा वो 3D में होगा, 3D स्पेस। अब ये चार्ज है तो बेसिकली 3D स्पेस कैसा होगा, स्फेरिकली, इट मींस स्फेरिकली। अब इसके यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखता हूँ, मान लेते हैं ये माइनस क्यू है, तो ये क्या इस पे फोर्स लगेगी, इस पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस पे फोर्स नहीं लगेगी। बट जैसे मैं इस चार्ज को उठा के यहाँ लेके आता हूँ या इसके अंदर कहीं लेके जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपनी तरफ इसको खींच लेगा, और इसके अंदर तो है ही, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम रीजन है, मैक्सिमम क्या है, इसकी लिमिट है। तो वो रीजन किसी भी चार्ज के चारों तरफ जहां पे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे कहते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जरा समझते हैं हम, कैसे समझते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया वाटर का, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा डैम कह लो, या फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक हाइट पर एक बकेट रख दी है। अब उस बकेट से अगर मैं पानी यहाँ पे गिरूंगा, है ना, पानी गिराते हैं तो पानी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बकेट ऊपर है उसके पास क्या है, हाई पोटेंशियल, और यहाँ नीचे रखा हुआ है लेस पोटेंशियल पर। तो ऑटोमेटिकली जो वाटर जो है वो हाई पोटेंशियल से लेस पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, है ना। ये तो बहुत बेसिक हो गया। तो वाटर जो है वो हाई पोटेंशियल से लेस लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। तो हाई पोटेंशियल मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, और लो पोटेंशियल को मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब इसमें क्या है, इसको ना एक और एग्जांपल से मैं जरा समझाता हूँ यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ एक बकेट है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ हमने ऐसे वाटर फिल किया। तो इतनी हाइट पे जब हम यहाँ पे वाटर फिल कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल कुछ होगा, है ना, पोटेंशियल हम इसको मान लेते हैं P1। फिर मैं वाटर की कैपेसिटी बढ़ाते हैं इसमें, तो ये हो गया अपने पास P2, फिर बढ़ाते हैं और ये हो गया अपने पास P3,
तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जो P3 पोटेंशियल है वो ज्यादा है P2 से और ये ज्यादा है P1 से। क्यों? पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है हाइट पे, है ना, 9th क्लास में मैंने पढ़ा था। तो पोटेंशियल हम बढ़ाते जा रहे हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या है, हम मूव करा रहे हैं किसको, वाटर के लेवल को अब मूव करते जा रहे हैं। वैसे ही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये जो होता है ये एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है और ये चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है, पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज लाना तो बहुत इजी है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपने आप। बट हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन कराना पड़ेगा, है ना। और ये चार्ज मान लेते हैं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं हम। ये पॉइंट हो गया अपने पास ए। तो इन्फिनिटी से हमें यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स लगेगी तो यहाँ क्या होगा, वर्क। तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हमें लेके आना है, किसी चार्ज की किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक चार्ज को दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से मूव कराने पे जो वर्क डन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं वर्क डन अपॉन में चार्ज। सिंबल इसका V होता है, वर्क ये और ये Q, स्मॉल q या कैपिटल Q, अपनी मर्जी कैसे भी ले सकते हैं हम। तो W इक्वल्स टू VQ, ये बन गया एक फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखिए, अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो गया W इक्वल्स टू Q डेल्टा V। डेल्टा V जो है ये है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और चार्ज जो मूव करेगा कहां से करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मींस पॉजिटिव और लोअर मींस नेगेटिव, ठीक है। हाई पोटेंशियल होगा तो ज्यादा एनर्जी देगा, लो पोटेंशियल पे लो एनर्जी। यानी अगर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी या ज्यादा लगानी पड़ेगी, और लो पोटेंशियल होगा तो वहां एनर्जी भी कम लगानी पड़ेगी या कम मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल सी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया अपने पास इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, क्लियर। तो ये तो होगी प्रॉपर डेफिनेशन। चलो अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं हम। ये दो मान लेते हैं कंटेनर है, दोनों का साइज क्या है, सेम है, ठीक है। थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो गया तो इसको कर देते हैं, दोनों सेम लेवल पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो वाटर है वो यहाँ तक फिल है, लिक्विड फिल कर रखा है, वाटर ही मान लेते हैं, वाटर फिल कर रखा है यहाँ तक, और ये एम्प्टी है इनिशियली। अब क्या करेंगे हम, यहाँ हमने एक होल किया, ठीक है, और एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल ट्यूब यहाँ से कनेक्ट कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो वाटर जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो होने लग जाएगा, है ना। और ये कब तक होगा, तो यहाँ पे वाटर जो है फ्लो फ्रॉम, इसको मान लेते हैं ए टैंक और इसको मान लेते हैं बी टैंक, टैंक ए टू टैंक बी, है ना। टैंक ए से टैंक बी की तरफ मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि टैंक ए का जो पोटेंशियल है हायर पोटेंशियल पर है, कौन, टैंक ए, तो ए, ठीक है। और ये किस पे है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, ये कौन है, बी, ठीक है। कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। और मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के बीच एक पोटेंशियल
यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अदरवाइज ये तो मूव ही नहीं करता अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होता, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ही ये मूव कर रहा है ना। तो वैसे ही अपने पास होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर से इसको समझते हैं उसी से। या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए मान लेते हैं हाई पोटेंशियल, ठीक है, और ये मान लेते हैं ठीक है। तो हम क्या करें, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे हम मूव करा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क, या उल्टा मान लेते हैं कि लोअर पोटेंशियल से हम हायर पोटेंशियल पे करा रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल क्यू को, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ वर्क कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जब या इसको एक और एग्जांपल में यहाँ समझाता हूँ। देखिए, ये अपने पास क्यू चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, ए से बी पे। अब हमें यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज मूव कराना है ए से बी। अब ये इसके पास है तो ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया, तो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे क्या कर रहे हैं, चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो मूव कराने में क्या होगा, वर्क, ठीक है। तो वही है, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होगा उसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली डिफरेंस इन द पोटेंशियल। आसान लैंग्वेज में तो दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू, और इसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलली, सर्किट में कंडक्टर के पैरेलल इसको कनेक्ट करते हैं। पैरेलल क्यों कनेक्ट किया जाता है, तो बेसिकली देखिए, ये कंडक्टर है, मान लेते हैं ये बल्ब है, तो इसके या तो इधर वोल्टमीटर या नीचे, क्योंकि ये होता है जंक्शन। यहाँ से जब करंट आई आता है तो करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो मान लेते हैं इस पे I1 और इस पे I2। अब इस पे करंट जाना चाहिए नेग्लिजिबल, है ना। तो इसके पास जो है करंट की वैल्यू होनी चाहिए नेग्लिजिबल। अब नेग्लिजिबल करंट की वजह से इसके पास जो होगा वो होगा हाई रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस होता है हाई। क्लियर, चलो अब डिफाइन करेंगे हम 1 वोल्ट को। तो सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो ऐसा यूनिट होती है या पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है वोल्ट, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम V से। अब उसको भी हमें क्या करना है, डिफाइन करना है 1 वोल्ट से। तो फॉर्मूला अपने पास बन गया V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो W जब सबको क्या है, जब भी 1 वोल्ट से हम उसकी 1 यूनिट से हम डिफाइन करते हैं किसी भी यूनिट को, तो सारी क्वांटिटी को 1 कर देते हैं। 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि जब 1 कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट पे हम मूव कराते हैं और मूव कराने में 1 जूल ऑफ वर्क डन हमें वहां पे देना पड़ता है, तो इट मींस उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो है 1 वोल्ट का। क्लियर, चलो अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको समझते हैं पहले, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। अब ये तो अपने को पता ही है कि जब कोई मेटल पीस पड़ा हुआ है, कभी किसी भी मेटल पीस को उठाया है तो वो उस पे कोई शॉक नहीं लगता, कोई करंट नहीं लगता, है ना। तो क्यों नहीं लगता, क्योंकि क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्मली क्या है, मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में। तो रैंडम डायरेक्शन की वजह से उसके अंदर कोई शॉक नहीं लगता, हमें कोई करंट नहीं बनता। बट जैसे ही वो मूव करने लग जाते हैं एक सीक्वेंस में, क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में जब वो मूव करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी एक डायरेक्शन में,
तो उस केस में वहां पे वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, वो जो मेटल है उसके अंदर करंट आ जाता है। अब करंट होता कैसे, तो देखिए पहले उससे समझने के लिए करंट को जब भी समझना, मैंने बताया कि चार्ज पीछे भी बताया था वाटर से, तो वाटर चार्ज, ठीक है, वाटर जब मूव करता है तो वाटर करंट, तो चार्ज जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट। तो सेम वाटर से कंपैरिजन क्या करो, उससे क्या आता है इजीली समझ में आएगा आपको। अब मान लेते हैं ये अपने पास पाइप है, ठीक है, इसके अंदर से पानी पड़ा हुआ है, क्या ये पानी मूव करेगा, तो मूव करेगा या हल्का हल्का ऐसे मूव करता रहेगा या नहीं भी करेगा। बट जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, एक हायर पोटेंशियल पे एक टैंक रखा हुआ अपने पास, और यहां से पानी छोड़ते हैं, और ये पूरा भरा है और इसमें सारा पानी एक साथ छोड़ेंगे, तो क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये सारा का सारा वाटर ऐसे मूव करेगा, है ना। तो हमने क्या करा, पीछे से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो जो वाटर था इसके अंदर पड़ा हुआ वो भी मूव करने लगा सेम। तो इसको भी मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल की जरूरत है। अब वो पोटेंशियल कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है हमें बैटरी की सोर्सेस से। ये देखिए जैसे ही हमने ये बैटरी इसमें लगाया, तो इस बैटरी की वजह से सारा का सारा चार्ज क्या है, वो मूव करने लग गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज या मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये कैसे करा, जैसे ही हमने इस पे एक बैटरी अप्लाई करी, राइट, जैसे ही हमने एक बैटरी अप्लाई करी या सेल लगाया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट किया, तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, इनके पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग गए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो I इक्वल टू बन गया अपने पास Q बाय T, क्लियर। और इसको मेजर किया जाता है एमीटर से, ठीक है, एमीटर से। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे अगर फॉर्मूला बनेगा तो I इक्वल टू Q बाय T, ठीक है। मेजर किया जाता है एमीटर से, कनेक्टेड इन सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में मतलब ये एमीटर है ऐसे, और ये किसी कंडक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट किया जाता है इसको, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई, तो इसका हो गया ऑटोमेटिकली लो रेजिस्टेंस, ठीक है। I इक्वल टू Q बाई 2, ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पियर, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल A से, इसको डिनोट किया जाता है, क्लियर। तो करंट की ऐसा यूनिट होगी एम्पियर, कैपिटल A से इसको डिनोट किया जाता है। अब आता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। अब इसका जो फॉर्मूला है I इक्वल टू Q बाई T, इसको करना 1 एम्पियर, तो इसको 1 एम्पियर, इसको 1 कूलम 1 सेकेंड। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो होता है, तो इट मींस उसके पास जो करंट है उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। बहुत सिंपल है, क्लियर। चलो अब आते हैं हम ओम्स लॉ पे। तो इस चैप्टर का अभी तक का जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ठीक है। तो क्या कहता है कि मान लीजिए जैसे हम इस रूम में हैं, ठीक, इस रूम की कंडीशन पर है, तो इस रूम में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो सेम है ना, तो हम इसको ना फिक्स मान लेते हैं। तो इस रूम का टेम्परेचर हमने मान लिया कांस्टेंट, तो इस रूम के टेम्परेचर पर या जो भी प्रेशर है, फिजिकल कंडीशन, सबको हम क्या रख दिया कांस्टेंट। हमने मान लिया कि ये सब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो जो कंडक्टर है अपने पास, एक सर्किट हमने ली, ठीक है, उस सर्किट में जो कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई किया है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो इसको ऐसे समझते हैं कुछ, ये एक बल्ब है,
ये हमने यहाँ पे लगा दिया पोटेंशियल, इसके दो एंड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, करंट फ्लो हो रहा है I, तो ये बोल रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो V इक्वल्स टू I R, तो यहाँ पे R क्या है, ओम्स लॉ, कांस्टेंट और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो यहाँ से एक नया चीज मिल गया हमें रेजिस्टेंस, तो ओम्स लॉ कांस्टेंट या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया अपने पास V इक्वल्स टू आई आर, V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा मोर वोल्टेज लेस रेजिस्टेंस मोर करंट, याद रखना वोल्टेज की वैल्यू अगर ज्यादा है तो या रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, और उस केस में वोल्टेज भी ज्यादा, ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट और वोल्टेज कम। क्लियर? अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल से आप, ये है हमारे पास ओम्स लॉ ट्रायंगल, एक तरफ हमने V और एक तरफ हमने लिया I और R। देखिए यहां से अगर V देखेंगे तो बन रहा है IR, इन दोनों का मल्टीप्लाई, I अगर देखेंगे तो बन रहा है V बाय R, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए I इक्वल्स टू V बाय R, I को छोड़ देंगे तो V बाय R, R देखेंगे तो ये बन रहा है V बाय I, तो इससे सारे फॉर्मूले इस ट्रायंगल से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है ओम्स लॉ का कर्व, पोटेंशियल डिफरेंस और I, इट मींस V और I कर्व, या IV कर्व बोलेंगे, एक्स पे I है तो IV कर्व। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो IV कर्व का ये जो कर्व बन रहा है, इसका ये जो झुका हुआ है, झुका मींस स्लोप। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है अपने को, यहाँ से सिंपली पता चल रहा है कि R जो है वो आ रहा है V बाय I, है ना, फॉर्मूले से तो ये आ रहा है V अपन बाई। अब V किस एक्सिस के होंगे, ये है Y एक्सिस और ये है X एक्सिस, तो Y एक्सिस अपॉन में X एक्सिस किसके बराबर होता है, स्लोप। स्लोप मींस ये झुकाव, ये एंगल कह सकते हैं इसको, तो ये होता है स्लोप। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें क्या करना है, V बाय आएगा, I का रेशियो, और V अपॉन I नहीं दे रखा तो हम Y एक्सिस अपॉन में X एक्सिस भी कर सकते हैं। तो Y एक्सिस अपॉन में X एक्सिस का जो रेशियो होता है वो कहलाता है स्लोप। ये भी हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है मोशन चैप्टर में। ठीक है, चलो अब जो नया टॉपिक है वो है अपने पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, तो रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, ऑब्जेक्ट की, जिसका काम क्या होता है, अपोज करना करंट के फ्लो को। समझ में आया? तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्यूब ले रखी है, अगर इस ट्यूब में मैं वाटर फ्लो करा रहा हूँ, और है ना, अगर खाली ट्यूब होगी तो वाटर बहुत इजीली फ्लो हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर अगर हम कोई मिट्टी भर देते हैं या ब्लॉक हो जाती है कई बार पाइप किसी डस्ट से, तो वहां पे पानी का फ्लो क्या होता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, पानी का फ्लो क्या होता है, स्लो। तो वैसे ही काम करता है कुछ हमारा ये रेजिस्टेंस, जिसका काम क्या है, अभी मैंने बताया अपोज करना इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा, मैंने आप लिया, अगर वायर के अंदर कोलिजन स्लो है, कोलिजन क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और ठीक है, तो जितना स्लो डाउन करेगा उतना कम इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है, तो सिंपल, मोर रेजिस्टेंस इसका मतलब लेस करंट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा अपोजिशन, है ना, जितना ज्यादा करंट को रोकेगा तो करंट उतना कम, और लेस रेजिस्टेंस मोर करंट, जितना ज्यादा कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वहां करंट फ्लो होगा। तो उससे जो फॉर्मूला बनेगा R इक्वल्स टू V अपॉन में I। SI यूनिट की बात करें तो वो है ओम, जिसका सिंबल होता है ये। रेजिस्टेंस का जो सिंबल लेते हैं हम सर्किट में वो लेते हैं ये, इसका मतलब ही ऑपोजिशन है। ये देखिए, ये मान लेते हैं ये वायर, वायर का सिंबल होता है सिंपल लाइन, है ना, ये वायर में से ऐसे करंट जा रहा है, अब ये ऐसे करके हील्स बन गई है। अब हील्स पे क्या होता है, अगर मान लेते उबड़ खाबड़ रोड है अपने पास, तो उबड़ खाबड़ रोड पे जब हम अपनी बाइक या कोई भी व्हीकल लेके जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड को स्लो डाउन करना होता है। तो ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले तो आ रहे हैं अपनी स्पीड से, फिर यहाँ पे आके स्लो डाउन हो जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे 1 ओम को कैसे, तो R इक्वल टू अभी हमने पढ़ा था VA बाय I, 1 ओम 1 वोल्ट 1 एम्पियर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if a current 1 ampere flows through it. It means 1 ampere current flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its and किसी कंडक्टर में 1 ohm रेजिस्टेंस तब बोला जाएगा जब उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे और उस 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा 1 वोल्ट का। तो इट मींस उस कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, चलो अब आता है वो फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, वायर की लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है। देखिए इंक्रीज रेजिस्टेंस, जितनी कम रेजिस्टेंस उतना कम। तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक वायर है, ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू करंट। वायर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में उतना ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा, है ना। वायर जितनी ज्यादा लंबी होगी और वायर जितनी ज्यादा छोटी होगी इलेक्ट्रॉन उसमें कम टाइम में क्या करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पे क्रॉस कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया लेंथ पे। दूसरा हो गया एरिया या फिर थिकनेस, मोटाई। एरिया ज्यादा यानी देखो थिन वायर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और थिक वायर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब अगर वायर मोटी है तो रेजिस्टेंस कम। कैसे, अब वायर मोटी है तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्रॉस कर पाएंगे, और वायर अगर पतली है तो इलेक्ट्रॉन में कोलिजन ज्यादा होगा, है ना। भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी, एरिया कम है, जगह कम है और भीड़ भाड़ हम ज्यादा छोड़ देते हैं तो वहां से निकलने में दिक्कत होती है, राइट। वही होता है मटेरियल, इट मींस नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है अलग अलग, जैसे इसकी अगर बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी अभी नहीं समझेंगे इसको। तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया कि जैसे कि कॉपर, कॉपर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। और दूसरा हो गया हमारे पास नाइक्रोम। अब नाइक्रोम ऐसा मटेरियल है जिसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है क्योंकि ये इनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं वायर बनाने में और नाइक्रोम को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइलिंग करने के लिए, जो स्प्रिंग जैसा होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड पॉइंट होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी राइज करेगा और टेम्परेचर डाउन करेंगे, फॉल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डाउन होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो टेम्परेचर हम मेटल का जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर की जो थर्मल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही एनर्जी इंक्रीज होंगी सब एक दूसरे से बहुत तेजी से कोलिजन करने लगेंगे, और कोलिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए वहां पे पैसेज नहीं मिलेगा। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर। तो ये रहे अपने, अगर डायग्रामेटिकली समझे तो लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ छोटी है तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है थिकनेस, इट मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिन वायर ज्यादा रेजिस्टेंस, थिक वायर कम रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है अपने पास नेचर ऑफ मटेरियल, इट मींस कॉपर जो है उसके पास लो रेजिस्टेंस होता है जबकि रबर जो है उसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो इंसुलेटर है। और लास्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर। तो यहाँ पे किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, और एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। नेचर और इसका कॉन्सेप्ट अभी हमारे इसमें है नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का जब अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, L/A। अब यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ लगेगा रो। तो रो क्या है यहाँ पे, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रो हो गया यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर, यहाँ से एक और नई चीज मिल गया तो और एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया, R इक्वल्स टू रो L/A। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ऑलवेज होगा πr², क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कहाँ से हम वायर को कट कर सकते हैं। तो वायर को हम इस सेक्शन से कट करते हैं, कभी भी वायर को कभी भी हम ऐसे कट नहीं करते हैं, लेटर सरफेस से हमेशा उसका एंड कट करते हैं, और एंड कट करेंगे तो यहाँ से जो सरफेस मिलता है वो होता है सर्कुलर शेप। क्लियर, चलो
अब आता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो R इक्वल टू आया था रो एल बाई ए, तो वहां से अपने पास फॉर्मूला बन गया रो इक्वल टू आर ए बाई एल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम करते हैं कि इफ अगर अपने पास लेंथ है 1 मीटर, जो वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे R इंटू 1/1, तो रो इक्वल टू, तो बेसिकली क्या हो गया, रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ठीक है, ऑफ दैट सब्सटेंस विद यूनिट लेंथ, ये रहा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन रेजिस्टिविटी उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वही कहलाता है हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली एक क्या है, प्रॉपर्टी है ये भी मटेरियल की, जो कि डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल, ठीक है। इन पे क्या करती है, डिपेंड, और किस किस पे डिपेंड नहीं करती, तो दो फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो वायर के लेंथ और उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड नहीं करता क्या, रेजिस्टिविटी। चलो अब रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट। कंडक्टर, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर, जो क्या करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी इजिली, क्यों, क्योंकि उसके पास लो रेजिस्टिविटी होती है। तो कंडक्टर के पास रेजिस्टिविटी कैसे होगी, हमेशा लो, ऑलवेज लो। इंसुलेटर के पास रेजिस्टिविटी होगी हाई, बिकॉज ये अलाउड नहीं करेगा। अब वहीं पे तीसरा मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो पार्शियली अलाउ करता है और पार्शियली नहीं करता है, यानी पार्शियली कंट्रोल करता है। तो इसके पास जो रेजिस्टिविटी होगी इन दोनों केस में कैसी होगी, मॉडरेट, यानी इन दोनों के बीच में, राइट, क्लियर, समझ में आया। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी कंडक्टर पे, सबसे ज्यादा इंसुलेटर पे, और इन दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी वो होगी सेमीकंडक्टर पर। अब कई बार क्या होता है, तीन वैल्यूज दे देगा आपको रेजिस्टिविटी की, ठीक है, उनके बेसिस पे आपको वहां पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो दो तरीके से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो जो पहला कनेक्शन होता है रेजिस्टेंस का, वो होता है हमारा सीरीज। सीरीज में क्या होता है कि ये एक रेजिस्टेंस का एक एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से, ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर इसका दूसरा एंड क्या है, फिर से एक और रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, फिर इसको ऐसे करते 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 कनेक्ट करते रहे, एक के पीछे एक के पीछे एक, उसे कहते हैं हम सीरीज। अब सीरीज में ना छोटी सी बात याद रखनी है, सीरीज के अंदर जो है करंट क्या रहेगा, सेम। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहेगी और वो क्या रहेगी, आई। जो करंट इसके पास जाएगा वही करंट इसके पास होगा और वही करंट इसके पास, बट जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो कैसे डिवाइड होता है, तो अक्रॉस द एंड्स, इसके अक्रॉस हो गया V1, इसके अक्रॉस हो जाएगा V2 और इसके अक्रॉस हो गया V3। तो V वोल्टेज जो है इन तीनों के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए इस V को हम लिख सकते हैं IR, ठीक है, इसको IR1, IR2, IR3, ठीक है। यहां से I कॉमन ले लेंगे, R1, R2, R3, तो R इक्वल्स टू R1, R2, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बन गया हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमेशा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब अगर एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 है, ये 3 और ये 4 है, तो 2 और 3 5 प्लस 9, तो जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल से ज्यादा ही आ रही है, 9 ओम आ जाएगी, ठीक है। अब इस केस में अगर करते हैं हम, अगर मान लेते हैं अपने पास क्या है, R1, R2 और R3 इक्वल्स टू R है,
ठीक है, और इसको मान लेते हैं सीरीज आर एस मान लेते हैं, यहाँ एस मान लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, आर एस इक्वल्स टू आर प्लस आर, इट मीन्स 3R हो गया ना बेसिकली। अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो अपने पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3 टाइम्स ऑफ R। अगर n रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस कैसे हैं, आइडेंटिकल, तो इस केस में क्या हो जाएगा, RS बराबर NR। 3 रेजिस्टेंस है तो 3 टाइम्स, 5 होते तो 5 टाइम्स, 10 होते तो 10 टाइम्स, तो n रेजिस्टेंस है तो n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट अपने पास जो है पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, उनका एक एंड को एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं और दूसरे एंड को दूसरे कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं बैटरी के। ठीक है, तो देखिए ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तो इसका ये एंड जो है इस कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और ये एंड जो है इस कॉमन पॉइंट से। अब इस केस में क्या होता है, इसमें जो करंट है यहां से तो करंट आएगा I, और यहाँ आके करंट जो है डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बन गया जंक्शन। तो I1, I2 और R3, जैसा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वैसा हमने करंट यहाँ पे लेट कर लिया। ठीक है, R1 के अक्रॉस I1, R2 के अक्रॉस I2 और R3 के अक्रॉस I3। क्लियर? अब ये करंट क्या है यहाँ पे डिवाइड हो गया, और पोटेंशियल कैसा है, सेम, क्योंकि एंड क्या है। अब देखिए इसको हम करते हैं रिप्लेस, ये है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में R, पैरेलल है तो RP, V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 और V अपॉन में R3। V कॉमन ले लिया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय, तो ये आ गया V बाय RP। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन में RP क्या आ गया यहाँ पे, प्लस टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय, तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। अब सेम केस लेते हैं कि जो R1 है, R2 है, R3 है, वो R के बराबर है। तो देखिए क्या देखते हैं क्या होगा। हाँ एक चीज और, ये जो वैल्यू आएगी ये होगी मिनिमम वैल्यू, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि क्यों आएगी अभी देखिए, अभी पता चल जाएगा। ये हो गया 1 बाय R, 1 बाय R और 1 बाय, तो बेसिकली 1 अपॉन RP क्या हो गया, 3 बाय R। तो RP निकालना अपने को, तो RP इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने की वजह से ही जो वैल्यू आती है वो मिनिमम हो जाती है। क्लियर? अब सेम फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, देखिए 3 रेजिस्टेंस है इक्वल, आइडेंटिकल मतलब इक्वल, तो R बाय 3 हो गया, 5 होता तो R बाय 5, 10 R बाय 10, n रेजिस्टेंस है तो R बाय n, तो सीरीज में होता है NR और पैरेलल में हो गया R बाय n। चलो हो गया। अब है अपने पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली करंट के पास एक इफेक्ट होता है कि जब करंट फ्लो करते हैं हम किसी वायर से, जब करंट फ्लो होता है तो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा, धीरे धीरे करने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो वायर जो है धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट कर देती है। तो जो गर्म हो रही है यही कहलाता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो होता है क्यों है, ड्यू टू रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से कॉलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इसको फ्लो चार्ट से समझेंगे हम। देखिए ये मैकेनिज्म, हमने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, ठीक है, कंडक्टर के एंड पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने लगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर? अब उसके पास होता है रेजिस्टेंस वायर के पास, अब रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में हो गया कॉलिजन। अब कॉलिजन से होगा तो उस कॉलिजन की वजह से चार्ज को मूव करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन करने की वजह से ही वो क्या है, वो जो वर्क है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, हीट एनर्जी में। ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है
और ज्यादा वर्क डन जो कर रहे हैं वो वर्क डन कन्वर्ट होता जा रहा है हीट एनर्जी में। तो इसी की वजह से जो है वायर जो है थोड़े टाइम के बाद हीट हो जाती है। या बल्ब देखना सिंपल सा होता है, जो अपने पास फ्लोरोसेंट बल्ब आता है, ठीक है, वो 10-15 रुपए का जो बल्ब आता है उसको आप लगाना और अपने वॉच से देखना, सिर्फ 15 सेकंड के बाद उसको पकड़ना, विद इन 15 सेकंड वो बल्ब जो है बहुत ज्यादा हीट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जिसके पास जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उसके पास उतनी ज्यादा हीट। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन ऐसे समझ सकते हैं, जहां भी हमें हीट की ज्यादा जरूरत है वहां हम क्या करते हैं, उस मटेरियल ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा। जैसे कि प्रेस हो गई, या पानी गर्म करने वाली रॉड होगी, इलेक्ट्रिक गीजर हो गए। तो ये सब क्या है, ज्यादा क्या है, हीट होते हैं जल्दी। और जल्दी हीट क्यों है? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होती है वहां हीट की। तो हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो जल्दी क्या करता है, हीट करता है। और इट मींस उसका रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत ज्यादा हाई है। और जो भी डिवाइस हमारे कम गर्म होते हैं, इट मींस वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कैसी है, बहुत कम वैल्यू है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा, हीट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, हीट कम। क्लियर? अब वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, जो वर्क डन, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, जो वर्क डन, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो वहां पे वर्क डन हो रहा था, तो वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो उस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला पढ़े हैं हम, तो कैसे बनेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था V = W/Q। तो W = आ गया VQ, राइट। अब हम V की जगह वैल्यू पुट करें क्या, या Q की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं I × T होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था I = Q/T। तो Q की जगह पुट कर दिया IT, बन गया। अब V की जगह यहाँ मैं एक और वैल्यू पुट कर रहा हूँ, V = IR, ओम्स लॉ, IT एज इट इज छोड़ दिया। तो ये क्या बन गया अपने पास, I² RT। ये देखिए बनता जा रहा है फॉर्मूले। अब वही I² RT, अब I² की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, देखिए I की जगह ओम्स लॉ से V = IR, I = V/R। I² की जगह क्या हो गया, V²/R², यहाँ है R, ये इससे कैंसिल, तो बन गया V²/R × T। तो ये बन गए सारे के सारे फॉर्मूले। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, तो ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट अभी पीछे हमने बनाया था। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जब हम किसी रेजिस्टेंस में, इसमें किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, तो जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट। इट मींस जो करंट है उसके स्क्वायर के, इट मीन करंट जितना हो ज्यादा फ्लो होगा उतना ही ज्यादा हीट वो कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कंडक्टर है उतनी ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस होगी। और तीसरा क्या कहता है, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर, ठीक है। तो उससे बनता है ये H = I² RT का कॉन्सेप्ट। इट मींस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है, अगर डेफिनेशन देखें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, या ये कह सकते हैं कि हमने जो करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया किसी भी डिवाइस को, या अपने पास जो भी अपने पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, उसने उससे कितना उसको कंज्यूम करा, या ये कह सकते हैं उसने उसको जो हमने करंट दिया उसको कितना कंज्यूम करा, या उस करंट से उसने कितनी हीट या कितना वर्क प्रोड्यूस करा, उसे कहते हैं उसकी पावर, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इट मींस पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क देखिए, वर्क की अगर बात करें तो वर्क इक्वल्स टू होता है VQ, राइट, और Q/T होता है I, बन गया VI, ठीक है। अब यहाँ पे अगर V की वैल्यू हम रख देते हैं IR, उधर ही रख देते हैं, चलिए V इक्वल्स टू होता है ओम्स लॉ से IR, ये I एज इट इज, तो बन गया I² R, राइट। और इस I² को भी पुट कर देते हैं हम V²/R², तो बन गया V²/R। या सिंपली हमने जितनी भी हीट की पीछे से वैल्यू निकाली थी सब को टाइम से डिवाइड कर दो, वहां बनी थी VIT, I² RT, V² RT, सबके नीचे टाइम रखते जाओ, सबका टाइम कटता जाएगा, वैल्यू निकलती जाएगी, अलग से किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करें तो पावर की ऐसा यूनिट होती है
वॉट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। तो वॉट इसकी SI यूनिट हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 वॉट को डिफाइन, देखिए P इक्वल्स टू हमने पढ़ा है पीछे VI, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, इट इज द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर of current when operates at a potential difference of 1 watt. It means जब किसी डिवाइस को हम 1 एम्पियर करंट क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे, तो उस केस में जो पावर होगी उस डिवाइस की वो कहलाएगी हमारी 1 वॉट। क्लियर? चलो अब आता है पावर कंज्यूम बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पावर जो है, अगर हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में और पैरेलल में, तो पावर क्या होगी, तो पहले हम पढ़ रहे हैं सीरीज में। तो यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस लिए, R1, R2, R3, इसके क्रॉस पावर मान ली P1 है, P2 और P3, बट तीनों को हम क्या कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल V पे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में सारे के सारे डिवाइस हैं, ठीक है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये 3 मान लेते हैं, बट तीनों के को पोटेंशियल हम कितना देते हैं, 220 वोल्ट, बट पावर कंजप्शन तीनों की क्या है, अलग अलग, राइट। तो हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज के अंदर वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए पीछे तो हमने फॉर्मूला बनाया था P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या आ गया, V स्क्वायर बाय P, ठीक है। R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर अपॉन में P1, V स्क्वायर अपॉन में P2 और V स्क्वायर अपॉन में P3, R1 R2 R3 के लिए V स्क्वायर कॉमन लिया, कट गया, तो 1 अपॉन P इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन, तो सीरीज में अगर पावर निकालनी है तो आपको 1 अपॉन 8 में रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर n आइडेंटिकल के लिए निकालनी है तो वो क्या कैसे हो जाएगी, P इन सीरीज तो हो जाएगी P बाय n, सेम वैसे जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था। क्लियर? तो ये तो हो गया सीरीज। अब दूसरा क्या है, अगर हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तो उस केस में टोटल पावर कितनी होगी। अब यहाँ पे हमने डिवाइस ले लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया इसका R1, R2 और R3। अगेन इनका क्या होगा, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, V और V, ठीक है। अब पैरेलल में हमने पढ़ा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगेन पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, तो R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P, तो 1 अपॉन R कितना हो जाएगा, P बाय V स्क्वायर, तो 1 अपॉन R, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली इन सबको V से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय R कर दिया, मल्टीप्लाई करते ही तो ये क्या बन गया, V स्क्वायर बाय R क्या है, P, तो ये तो बन गया P, ये बन गया P1, P2, P3, P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर पैरेलल में डिवाइसेस हैं उस पर टोटल पावर निकालनी है तो हमें सिंपली ऐड करनी पड़ेगी, और आइडेंटिकल होगा अगर तो उसके लिए हम क्या करेंगे, NP, जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था। क्लियर? तो यह हमारा जो चैप्टर है उसको हमने 1 शॉट में कवर कर दिया है, तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी रिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर कवर हो गया, तो हम मिलेंगे एक और लेक्चर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।